बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से पढ़ रहे थे। उसका छठा अध्याय जो है केंद्र सरकार को हमने शुरू किया था और उसमें लोकसभा के लिए जो लोकसभा जो सदस्य है या लोकसभा जो हमारा सदन है उसके सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होती है, उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी शक्तियां जो है वो हमने जान ली थी। कल हम राज्यसभा को पढ़ रहे थे और राज्यसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो हैं उनकी हमने बात कर ली थी और उनकी जो सदस्यों का कार्यकाल है वो आज हमें पढ़ना है। उसके बाद राज्यसभा के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो लोकसभा का जो योग्यताएं हैं वो तो हमने पढ़ी ली थी सदस्यों की कि लोकसभा की 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के जो सदस्य हैं की जो आयु है वो 30 वर्ष होती है। बाकी सभी जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, बैंक के द्वारा दिवालिया वगैरह नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और किसी सरकारी लाभ के पद पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है सदस्यों का कार्यकाल देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। तो लोकसभा का जो है कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन राज्यसभा जो है वो एक प्रकार से स्थायी सदन है। यहाँ जो है राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वहाँ के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। एक सदस्य जो है एक बार चुना जाता है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और राज्यसभा के एक सदस्य जो हैं प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रति 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य जो हैं उनको चुन लिया जाता है। और उनको चुनने का जो आधार होता है वो एकल संख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से होता है। इसमें गुप्त मतदान पद्धति होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम उस पद्धति को थोड़ा और ठीक से जानेंगे, वैसे तो हमने कल उसको थोड़ा सा पढ़ लिया था। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उसके अंदर तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष तो ओम बिरला हैं और वीरेंद्र कुमार जो है उनको उपाध्यक्ष चुना गया है। जबकि मैंने कल आपको ये बताया था कि अभी उपाध्यक्ष नहीं चुना, लेकिन हाल ही के दिनों के अंदर जो है वीरेंद्र कुमार को जो सांसद हैं उनको लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं इसके अंदर देखिए, राज्यसभा के अंदर जो पदाधिकारी हैं वो 2 होते हैं, सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी होता है वो उसी प्रकार होता है। देखिए, राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के अंदर एक ही सदस्य जो वास्तविक रूप से तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा का सदस्य होता है और उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होकर बाहर के किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पे सदस्य जो है अध्यक्ष वो बनाया जाता है, सभापति बनाया जाता है। क्योंकि राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति चुनते हैं। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं या इसके जो व्यक्ति हैं उनके अंदर सबका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक उपराष्ट्रपति को, इसके सभापति को छोड़ के, और उसका जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का और उपसभापति का सभी सदस्यों का जो है वो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब संसद के कार्य और शक्तियाँ जो है उसकी बात करते हैं। संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को जो है सम्मिलित करते हैं। आगे देखिए, संसद जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर, राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 80 के अंदर और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के अंदर जो है लिखी हुई है। संसद का 79, 80 के अंदर राज्यसभा और 81 के अंदर लोकसभा। देखिए, विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी इसमें हम बात करते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए कानून निर्माण करना। संसद चूंकि एक प्रकार से हमारी क्या है, व्यवस्थापिका है। और 2 प्रकार की हमारे यहाँ पर व्यवस्थापिका होती है, केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। तो केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं। संसद के 3 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो जो संसद है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना और उनकी रक्षा के लिए जो है कानून का निर्माण करना। किसका कार्य है, इसकी विधायी शक्ति है संसद की। संसद को संघीय सूची और संवर्धित सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का
अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर जो है हमने शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर रखा है। उसके अंदर जो है 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंदर से संघ सूची और समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है किसके पास है? संसद के पास है। यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बनाए जा सकते हैं। जो हमारी समवर्ती सूची है उसके ऊपर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद के पास भी होता है और राज्य विधानमंडल के पास भी होता है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जब दोनों के द्वारा निर्मित कानून जो है वो परस्पर एक दूसरे का विरोध कर रहे हो या किसी प्रकार के टकराव की स्थिति होती है, दोनों के अंदर किसी प्रकार का अशांति का माहौल होता है, तो अंतिम रूप से जिसको माना जाता है वो संसद के द्वारा निर्मित जो कानून होता है उसे माना जाता है। ये संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून निर्माण किया जाता है। जो कुछ विषय ऐसे हैं जिनका संविधान निर्माण के समय जो है उल्लेख नहीं किया और बाद के अंदर ऐसे कुछ विषय सामने आते हैं, तो ऐसे विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार भी किसका होता है? संसद का होता है। ये सब संसद की विधायी शक्तियां है। दूसरा जो है संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति, तो संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के आधार पर किया जा सकता है। संविधान में संशोधन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के अंदर ये लिखता है और संसद को अधिकार देता है कि वो जो है संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। और अब तक जो है संविधान के अंदर कुल 104 संशोधन हो चुके हैं और 104वां पहला जो संशोधन है वो 1951 के अंदर हुआ, जो भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत आया। जैसे ऐसे कुछ कानून जिनको जो है न्यायालय के अंदर क्या है चुनौती नहीं दी जा सकती। और अब जो है वर्तमान समय तक जो है कितने संशोधन हो चुके हैं? 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और ये संविधान में संशोधन करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी हुई है। अब संविधान संशोधन की जो है 3 प्रकार की विधियां होती है। संसद जो संशोधन है वो किस किस प्रकार से किया जा सकता है, उनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है उनको जान लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को जो है महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। संविधान में अगर संशोधन होगा तो वो जो संशोधन है वो केवल संसद के अंदर ही उसको जो है प्रस्तावित किया जा सकता है। अब वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया हो या फिर लोकसभा में लाओ। अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा उसे पारित करने के बाद राज्यसभा के अंदर जाएगा और राज्यसभा के 2/3 सदस्य जो हैं वो उसे पारित कर दे तो राष्ट्रपति के बाद जो है वो संशोधन क्या होगा? मान्य होगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। और अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के अगर उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वहां से जो है उसे लोकसभा के अंदर भेजा जाएगा और लोकसभा के अंदर अगर वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है वो एक कानून का रूप ले लेगा। अगर दोनों सदनों ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक कानून नहीं बनेगा। चलिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है और संविधान के अधिकांश भाग में अखिल संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किए जा सकते हैं। संविधान के जो है केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी जिसमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। देखिए किस किस प्रकार से जो है संशोधन किया जा सकता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की जो विधियां हैं वो बताइए। तो देखिए 3 प्रकार से जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन, ठीक है, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो किससे? संसद के सामान्य बहुमत से, संसद के सामान्य बहुमत से। दूसरा जो है दोनों सदनों के अलग अलग दो तिहाई बहुमत से। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके संविधान में संशोधन करने के लिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है भारतीय संघ आधे से ज्यादा की स्वीकृति जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, संविधान संशोधन के 2 से 3 जो प्रकार हैं वो इस प्रकार
पहला जो प्रकार है उसके अंदर तो संसद के सामान्य बहुमत से, संसद के जो है दोनों सदनों में से किसका सामान्य बहुमत होता है उसके आधार पर जो है संशोधन किया जा सकता है। ऐसे कुछ विषय होते हैं उनके ऊपर किया जा सकता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज़्यादा टफ होते हैं और उनके संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से जो है उसको पारित किया जाता है। और तीसरा जो है वो भारतीय संघ के 8 राज्यों की स्वीकृति की उसमें आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा तो उसे पारित करेगी ही करेगी, लेकिन उसके बाद भारतीय संघ के जैसे वर्तमान के अंदर 28 राज्य हैं तो 28 का आधा 14 हुआ, उससे अधिक मतलब 15 राज्यों की स्वीकृति जो है आवश्यक है। ठीक है, प्रारंभिक जो 2 संशोधन है, अगर अपने संविधान की जब हम विशेषताएं पढ़ेंगे तो ये संविधान किस प्रकार का बनाते हैं, लचीला। लचीला कोई भी चीज किस प्रकार की होती है उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सके। जैसे लकड़ी होती है उसको अगर हम घुमा सकते हैं सामान्य तरीके से इधर उधर कहीं भी तो वो लचीला है, और लोहा होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको हम घुमा नहीं सकते तो वो क्या है, कठोर है। तो ये दोनों प्रकार हैं संविधान में संशोधन के, संसद के सामान्य बहुमत से और दोनों सदनों के अलग अलग बहुमत से, 2/3 बहुमत से, तो वो तो हो गया लचीला। और जो ये वाला है कि संसद के दोनों सदनों से पास करेंगे लेकिन आधे से ज्यादा राज्यों की जो है विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है, तो ये संविधान की प्रकृति कौन सी हो गई, कठोर बनता है ये संविधान। ठीक है, आगे हम चलते हैं वित्तीय शक्तियां जो है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति हो गई। ठीक है, इसके बाद कानून बनाने संबंधी शक्ति होगी जिसे हम विधायी शक्ति के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है वित्तीय शक्ति। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय हित पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्र का जो वित्त जो है या बजट जो तैयार करने का कानून जो होता है अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट जो है आय व्यय का लेखा जोखा बजट को कहते हैं, आय व्यय का लेखा जोखा जब तक संसद या लोकसभा में स्वीकृत न कर दिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा। हर वर्ष जो है वित्त मंत्री जो है उस वित्त मंत्री को बजट तैयार करना होता है, उसके अंदर आय व्यय का जो है संपूर्ण लेखा होता है और उस लेखे को जो है लोकसभा के अंदर, क्योंकि वित्तीय संबंधित जितनी शक्तियां हैं या कोई भी जो वित्त संबंधित शक्तियां हैं किसके पास है, केवल लोकसभा के पास है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कल हमने पढ़ा था, तो वित्तीय संबंधित शक्तियां जो होती है किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। उसे स्वीकार कर ले तब तक जो है कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अगली शक्तियां जो आती है वो है प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां जो है उनको हम देखें तो भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल जो है संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा जो है उसी के माध्यम से मंत्रिमंडल का या प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, तो वहीं से जो है इसका निर्धारण या इनका जो है चुनाव किया जाता है। जनता का सदन है लोकसभा, इसलिए वो क्या है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। जिस समय उसका विश्वास खत्म हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री से पूरे मंत्रिमंडल को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार क्या हो जाएगी, एक प्रकार से भंग हो जाएगी। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां जो है वो देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसके अंदर जो है ये लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। और अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। हमारे जो संसद राष्ट्रपति का जब निर्वाचन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे विस्तृत रूप से किस किस को कितनी कितनी शक्तियां प्राप्त है और संसद जो राष्ट्रपति होता है इसके चुनाव के अंदर कौन कौन लोग भाग लेते हैं। इसके बाद जो है वित्तीय शक्तियां, संसदीय कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, वित्तीय शक्तियां वगैरह जो है इनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, काफी लंबा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हो पाएगा।